नमस्कार, मैं हूं कुमार कौशल, आपका एजुकेशन गाइड। आप देख रहे हैं कैंपस रिव्यू। पढ़ाई तो आपको स्वयं करनी है, पर कहाँ पढ़ना है, इसके चयन में कैंपस रिव्यू आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि बहुत सारे बच्चे जो झारखंड के, बिहार के, उड़ीसा के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो इंजीनियरिंग में एडमिशन करने के लिए सी ग्रेड कॉलेज में एडमिशन करने के लिए चेन्नई के आसपास जा रहे हैं, बेंगलोर के आसपास जा रहे हैं। क्योंकि बेंगलोर के आसपास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेंगलोर और चेन्नई में कोई कॉलेज में एडमिशन वो नहीं ले रहे हैं, वहाँ से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर एडमिशन ले रहे हैं, 100 किलोमीटर दूर एडमिशन ले रहे हैं। तो इसलिए मैं आसपास का प्रयोग कर रहा हूँ। एक बात जो मुझे बतानी है कि बहुत सारे गार्जियन इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं है कि हमें एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। उन्हें पता है ही नहीं कि एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। वो बस एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। हमें एडमिशन लेना है, हमारा एडमिशन बेंगलोर में हो रहा है, हमारा एडमिशन चेन्नई में हो रहा है, हमारा एडमिशन दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में भी कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं है जहाँ पे आप जाकर एडमिशन तुरंत जाओगे और एडमिशन हो जाएगा। दिल्ली से भी 60-70 किलोमीटर दूर कोई मेरठ में एडमिशन ले रहा है, कोई गाजियाबाद में एडमिशन ले रहा है, कोई हापुड़ में एडमिशन ले रहा है। अलग अलग जगहों पे जाकर एडमिशन लेते हैं लोग। जो मूल प्रश्न है कि इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या शहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे तो शहर के हिसाब से चले जाते हैं, गार्जियन शहर के हिसाब से बच्चों को भेजते हैं। बेशक कहने के लिए हो जाता है बेंगलोर के पास बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, कहने के लिए हो जाता है चेन्नई के पास जा रहा है, दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहा है, बट वो वहाँ से जो मेन सिटी है उससे कितनी दूरी पे जा रहा है, इसे भी आप देखें। मैं इस पर चर्चा आगे करूँगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको या आपके बच्चे को कहीं पे भी जाना है कोर्स करने के लिए तो किन किन बातों का ध्यान रखें। जो सबसे पहला जो चीज़ है वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या इंटरेस्ट रखते हो अपनी पढ़ाई में। अब एक बच्चा है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैथ्स है, साइंस है ना। तो सबसे पहले अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को तो आप डिफाइन करो कि आपको क्या अच्छा लगता है, जिसे पढ़ना है उसे क्या अच्छा लगता है, ये मैटर करता है। उसके पापा को क्या अच्छा लगता है, उसकी मम्मी को क्या अच्छा लगता है, उसके भैया को क्या अच्छा लगता है, वो मैटर नहीं करता है। क्योंकि पढ़ना बच्चे को है, बच्चे को क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से वो पढ़े। नहीं तो मम्मी पापा भैया चाचा ताऊ के लिए अगर वो पढ़ेगा तो कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप ज़बरदस्ती उसे भीड़ में धकेल रहे हो, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उसे भीड़ में धकेल रहे हो। आप अगर एक इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 लाख लड़के इंजीनियर बनते हैं। आज उनकी क्या क्वालिटी है ये पूरा देश जानता है। बहुत बच्चे मुझे अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे मिले हैं, वो कहते हैं मैं ये करना नहीं चाहता, मेरे पापा चाहते हैं। ये क्या बात हुई। बच्चा क्या चाह रहा है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसे साइंस अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो पहले डिसाइड करें। दूसरा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने डिसाइड कर लिया कि साइंस पढ़नी है 10वीं के बाद 10th के बाद उसे साइंस पढ़नी है 12th में, ठीक है। अब उसमें साइंस पढ़नी है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइंस में बायो लेकर पढ़ना है, मैथ्स लेकर पढ़ना है। 10th के बाद 11th में जब एडमिशन लेना है तो यहाँ पे ये देखना है कि बच्चे को साइंस लेना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसका साइंस था। अब उसका प्रोफेशनल रास्ता किधर से जाएगा, किधर से होकर गुजरेगा, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों को हमें 10वीं 12वीं से देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 12वीं कर ली अब उसके बाद सोचना चालू करोगे कि अच्छा अब मैंने 12वीं कर ली अब क्या होता है सोचते हैं, तो ज़िंदगी भर आप सोचते रह जाओगे, कुछ करोगे नहीं, बस सोचोगे। तो पहला 10वीं तक के बच्चे को तो पहले ये सोचना है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पता चल गया, उसके बाद क्या है उसका प्रोफेशन ऑफ चॉइस। अब 10वीं के बाद 11वीं में जब आया तो बच्चे को पता हो जाना चाहिए कि भैया साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, और उसमें आगे क्या करना है। अपने लाइफ में हमेशा CCC रखें, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। आपके विजन को क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर आपको साइंस अच्छा लगता है, आपने 11वीं में साइंस ले लिया, साइंस में भी आपने मैथ्स लिया या बायो लिया, अब बायो के बाद आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बायोटेक के फील्ड में जाना चाहते हो, नर्स बनना चाहते हो, फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हो, है ना, वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हो,
तो पहले अपने गोल को तो सेट करो, जाना कहाँ पे है। अपनी मंजिल तो तय होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जब हमें पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो कहाँ पे घूमते रहें, है ना। आपने पहला तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, साइंस पढ़ना है। अब आ गया प्रोफेशन ऑफ चॉइस, भैया हमें नर्सिंग या जो भी करना है, तो उसके लिए आपने एक रास्ता देख लिया कि 12वीं हमें बायो से चाहिए, वो आपने कर लिया। अब उसके बाद कोर्स चुनना है। अब नर्सिंग करना है, उसमें अब कोर्स आ गया, एएनएम करना है, जीएनएम करना है, बीएससी नर्सिंग करनी है, या बीएससी नर्सिंग करने के बाद आगे पीजी करना है। बहुत सारे रास्ते जा रहे हैं। तो अपना विजन को एकदम क्लियर रखें कि हमें करना क्या है। या आप ये देखें कि आपका बच्चा करना क्या चाह रहा है। अगर आपका बच्चा नर्सिंग करना चाहता है, आपका बच्चा फिजियोथेरेपी के फील्ड में जाना चाहता है, आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आपका बच्चा कुछ भी करना चाहता है, वो रास्ता सही है या नहीं, केवल आप दूर से खड़े होकर देखें। आपका बच्चा जो रास्ता चुन रहा है उसके प्रति वो कितना संजीदा है, कितनी मेहनत कर रहा है, उसे आप देखें, उसका आकलन करें। बट उसे क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, उसे ना थोपें। अब बच्चे ने एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुन लिया, आपका प्रोफेशन ऑफ चॉइस चुन लिया, कोर्स चुन लिया कि हमें ये कोर्स करना है, यहाँ तक हम पहुँच गए, कोर्स का भी चुनाव हो गया है। अब कोई भी कोर्स अगर मान लो डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए नीट तो देना होगा ना। तो क्या उस एग्जामिनेशन की तैयारी हो रखी है, क्या उसका फॉर्म भरा गया? क्योंकि जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, फॉर्म नहीं भरेंगे, तब तक आपका एडमिशन तो दूर का सपना है। क्योंकि आप तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तभी तो रिजल्ट आएगा। जब आपने फॉर्म नहीं भरा, जब आपने तैयारी नहीं की, तो केवल डे ड्रीमिंग से तो आपका एडमिशन होगा नहीं, दिवा स्वप्न देखने से कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन में सही कदम उठाना होगा। अब मान लो कि आपने एग्ज़ाम भी दे लिया, रिजल्ट भी आ गया। मान लो हम मेडिकल का ही एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। अब आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, अब आपको क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है? आप ये देखें, आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है? अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड। और अगर नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है उसके अलावा? अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो क्या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल रहा है आपको? या फिर आप 1 साल 2 साल का ड्रॉप लेंगे। मैं एग्जामिनेशन के लिए ड्रॉप लेने का कभी भी पक्षधर नहीं रहा हूँ, बट इट इज़ स्टिल योर चॉइस। क्योंकि अगर आप बीच में ड्रॉप लेते हो और भगवान ना करे कभी किसी दिन आपको विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिले या विदेश जाने का मन करे पढ़ाई करने के लिए, तो फिर वो दिक्कतें होती हैं। बीच का जो गैप होता है वो हमेशा नेगेटिव काउंट होता है। अब हमने एग्जामिनेशन दे दिया, इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग दैट कोर्स, आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए था वो इंस्टीट्यूशन आपको एडमिशन दे रहा है, हाँ, और सरकारी कॉलेज है या बहुत अच्छा कॉलेज है प्राइवेट में, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर सरकारी कॉलेज में भी नहीं मिल रहा है और प्राइवेट कॉलेज जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करोगे? उसका भी प्लान पहले से सोच कर चल कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या करना है, या सिर्फ मुझे यही करना है। ये एकदम विजन क्लियर रखें आप अपना दिमाग में कि नहीं, अगर मेडिकल नहीं हुआ हम अगेन ट्राई करेंगे। बहुत बार मैं बच्चों को देखता हूँ कि 150 या 200 नंबर नीट में लेकर आए हैं, उसके बाद अगेन तैयारी कर रहे हो, और वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसमें 150 नंबर 200 नंबर आ रहा है। तो आप खुद के प्रति जो है ना ईमानदार नहीं हो। 2 साल तैयारी करने के बाद भी अगर आपको 150 नंबर आ रहा है, 200 नंबर आ रहा है, और घर वालों को कहते हैं अगली बार फिर तैयारी करके देंगे, तो आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? आपको 150-200 नंबर से अगली बार 550-600 नंबर नहीं आने वाला है। आप इतना हाई जंप नहीं लगाने वाले हो। आप अपने आप को समझो कि आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, आप मीडियोकर मेहनत करते हो, आप अच्छी तरह से मेहनत नहीं करते हो, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो रहा है। आप वहाँ पे कहोगे कि नहीं क्वेश्चन ऐसा टफ आ गया था, इस तरह की समस्याएं आ गई थी, ये सब बातें बनाने की है। आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो सबसे पहले आपको देखना है उस कॉलेज की रैंकिंग कैसी है। अगर उसकी रैंकिंग ख़राब है और आपको दूर में कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो सर्टेनली आप प्रेफर करो जो दूर में बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है, इस कॉलेज से बेटर जिसकी रैंकिंग है वहाँ पे एडमिशन लो। बट अगर रैंकिंग भी ख़राब है, बहुत ज़्यादा दूर भी है, एकोमोडेशन का क्या सिस्टम है वहाँ पे? अगर गवर्नमेंट है तो वहाँ एकोमोडेशन हॉस्टल तो होगा ही होगा, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? अगर ऐसा तो नहीं कि आप गर्म प्रदेश के हो, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, या आप ठंडे प्रदेश के हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है,
है ना। लैंग्वेज तो वहाँ पे बैरियर नहीं है, आप अभी तक केवल हिंदी बोलते आ रहे थे, अब आप चेन्नई में जा रहे हो, वहाँ पे थोड़ी समस्या तो होती है इंग्लिश बोलने की। तो या साउथ के हो, आपको फिर नॉर्थ इंडिया में आपको एडमिशन हो रहा है, उसकी दिक्कत है, लैंग्वेज बैरियर अगेन होगी थोड़ी। तो इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखें। और अब चलते हैं कि मान लिया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, मान लिया कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, आपको IIT NIT नहीं मिला, मान लिया आप MBBS की तैयारी कर रहे थे, आपको कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं मिला, कोई भी BDS कॉलेज नहीं मिला। तो अब क्या करना है कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लो आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और अब आप इंजीनियरिंग ही करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देखो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कॉलेज का क्या है। 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, कितना पुराना कॉलेज है। दूसरा, प्लेसमेंट, पिछले साल या करेंट बैच में उसमें बच्चों का क्या प्लेसमेंट हुआ, कैसा प्लेसमेंट रहा, कितनी कंपनियां आईं, कितने बच्चों को ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ और हाईएस्ट सैलरी कहाँ तक गई। इन सारी चीज़ों को आप देखो ना। अगर रिजल्ट आए उसके बाद एक पूरी अंधी दौड़ जो लग जाती है, अब एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है, थोड़ा सा सुकून के साथ बैठें, दिमाग लगाएं और उसके बाद कॉलेज का सिलेक्शन करें। मेरा दोस्त यहाँ जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, ये अप्रोच अच्छा नहीं है लाइफ के लिए। आपका दोस्त कुएं में जा रहा है, आप भी जाओगे? आप वाइजली इसे सोचो कि क्या ये कॉलेज अच्छा है मेरे लिए, इसका प्लेसमेंट क्या अच्छा गया है पिछले साल, या आप ही पहला मुर्गा हो उसमें फंसने के लिए, फर्स्ट बैच में एडमिशन लेने जा रहे हो। इसको भी ध्यान में रखें। आजकल जितने भी कॉलेज हैं उनकी रैंकिंग कभी इंडिया टुडे, कभी एजुकेशन की मैगजीन्स, कभी बिजनेस टुडे निकालती रहती हैं। बिजनेस टुडे तो MBA के कॉलेज की रैंकिंग निकालती हैं, इंडिया टुडे हर साल मई जून के महीने में कॉलेज की रैंकिंग एक बार निकालती है। तो आप बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं जो इनकी रैंकिंग निकालते हैं, तो उनके थ्रू भी थोड़ा देखें। आप गूगल का सहारा लें, आप उनका रिव्यू देखें, तब तो पता चलेगा। आप बैठे हो बिहार में, आप बैठे हो यूपी में, आप बैठे हो उड़ीसा में, झारखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो चेन्नई के कॉलेज में, बेंगलोर के कॉलेज में, राजस्थान के कॉलेज में, आपको पता ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि मेरा दोस्त जा रहा है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाती हूँ। यह अप्रोच लाइफ के लिए सही नहीं है। उसके बाद देखें फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो क्या है। आपको मैं बताता हूँ, मैं अभी थोड़ी सी बातें इंजीनियरिंग कॉलेज क्या करूँगा। मैंने देख रखा है बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे फैकल्टी नहीं है, वो कंसल्टेंट को पैसा देते हैं कि आप बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से बच्चों को लेकर आए, आपको पैसे देंगे। ये ट्रूथ है। अब एक चीज़ बताओ, आपके पास स्टूडेंट नहीं, तो आप स्टूडेंट के लिए आपने कंसल्टेंट को हायर किया, आपके पास अच्छे टीचर नहीं है, अब इन बच्चों का क्या भविष्य है जो पढ़ने गए हैं। आप एक चीज़ बताओ कि इन बच्चों का क्या भविष्य है, भविष्य कुछ है? जब पढ़ाई नहीं बच्चों ने, क्योंकि अच्छे टीचर नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से मिलेगी। 4 साल के बाद आप वहीं पे रहोगे जहाँ आज हो, बेरोजगार, कोई सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं। अब इंजीनियरिंग करने गए हो, आप इंजीनियरिंग करने गए हो, या कोई लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने गए हो, या कोई भी ऐसा कोर्स करने गए हो जिसमें प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप वहाँ पे देखें कि कॉलेज में लैब है या नहीं है, या यूनिवर्सिटी में जिसमें एडमिशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप लेने जा रहे हो, वहाँ लैब है कि नहीं, प्रॉपर लैब। अब लैब नहीं है तो आप सीखोगे क्या? कहने के लिए बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करके आ जाते हैं, लैपटॉप को अच्छे से ऑन ऑफ करना भी नहीं आता उन्हें। मैंने ऐसे बच्चों को भी देख रखा है लाइफ में। फीस, अब आप एक देखो कि आपके घर के पास कोई कॉलेज हो, वहाँ पे फीस 70,000 80,000 है, और दूर जाने के बाद आपको फीस उतना ही लग रहा है, रैंकिंग वैसी ही है, तो फिर उतना दूर जाने का फ़ायदा क्या है? फीस भी मायने रखती है, क्योंकि फीस आप जब सोचते हो ना तो आपको लगता है अभी तो इस साल इतना लगेगा। कभी भी साल के हिसाब से फीस का कैलकुलेशन ना करें। आपको वहाँ पे 4 साल रहना है, 4 साल की फ़ीस, आपके वहाँ रहने का खर्चा 4 साल का, सबको जोड़ें। आप केवल फ़ी जोड़ते हो कितना ही फ़ी लग रहा है, वहाँ फ्री में तो नहीं रहोगे, दूर जाते हो पढ़ने के लिए तो आपके आने जाने का भी खर्च लगेगा, आपके दूसरे तरह के खर्चे भी होते हैं। तो सारी चीज़ों का एक विश्लेषण करें
कि कितना खर्च आपने करना है इस पर्टिकुलर कोर्स पे, और आपकी फैमिली की बैकग्राउंड कैसी है, उनकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी है। और अगर आप गार्जियन हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेटे बेटियों के मोह में केवल डिसीजन ना लें, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से उनका कोर्स चयन करने दें, उसके हिसाब से उन्हें एडमिशन लेने दें। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा इकलौता बेटा है, अब वो कह रहा है तो मैं उसे भेज देता हूँ बेंगलोर, वो कह रहा है तो मैं भेज देता हूँ उसे हैदराबाद, भेज देता हूँ चेन्नई। भैया वो कोई काम नहीं देने वाला। 4 साल के बाद कॉलेज वाले भी भूल जाएंगे कि यहाँ पढ़ रहा था। आप 4 साल के बाद जाओगे वहाँ पे बात करने के लिए कि ये बच्चा 4 साल आपके कॉलेज में पढ़ा, क्या पढ़ा? वो कहेंगे मैं तो सबको पढ़ाता था, ये पढ़ा नहीं तो इसकी गलती है। इसी में से एक बच्चा टॉप कर रहा था, एक बच्चा फेल कर रहा था, एक ये मीडियोकर था। तो उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी बोल भी नहीं पाओगे। तो कोई भी कॉलेज का सिलेक्शन ऐसे करें कि उसकी फ़ीस कितनी है, आपकी कैपेबिलिटी उतनी फ़ीस देने की है कि नहीं। फ़ीस के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, आप सबको जोड़ लें, फिर डिसीजन लें कि हाँ वहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। डिस्टेंस, अब एक चीज़ बताएं, एक बच्चा इंजीनियरिंग करने के लिए बी ग्रेड या सी ग्रेड कॉलेज में चेन्नई जा रहा है, तो अपने आसपास के किसी कॉलेज में क्यों नहीं एडमिशन लेते हो? वहाँ भी फीस देनी है, यहाँ भी फीस देनी है। घर के पास तो रहोगे, कल घर में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तुम्हारे पास कोई दिक्कत होती है, आपको कोई समस्या होती है, तो घर से कोई आ तो जाएगा, आप चले जाओगे। बट आप 16 घंटा 14 घंटा की जर्नी पे रहोगे, कहोगे फ़्लाइट से आ जाएंगे, इतनी आसानी से आपने जो चाहा तुरंत फ़्लाइट का टिकट भी मिल जाए, ये भी संभव नहीं होता। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बेंगलोर में ही रहोगे ना, आप बेंगलोर से तो 200 किलोमीटर दूर हो, वहाँ से 200 किलोमीटर पहले बेंगलोर आओगे, 150 किलोमीटर दूर बेंगलोर आओगे, फिर वहाँ से फ़्लाइट लोगे जहाँ जाना है। और अगेन अगर प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस वेबसाइट ही सत्य हो ये ज़रूरी नहीं है। प्रोस्पेक्टस में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं, वेबसाइट पे भी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। हाँ, आपको सही पता तब लगता है जब वहाँ के स्टूडेंट से आप मिलते हो, वहाँ रिव्यू देखते हो गूगल पे और अलग अलग जगहों पे, तो आपको उसके वास्तविक स्थिति का पता चलता है। तो मेरा ये कहना है कि हाँ, बड़ी शहरों में फ़ायदे भी हैं कि वहाँ आपको एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आप लाइफ को बहुत ज़्यादा वहाँ एक्सपीरियंस करते हो, वहाँ कोर्स के बाद बहुत सारी कंपनियाँ भी आती हैं कॉलेजों में। बट अगर आप कैपेबल नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आने से रहीं। हाँ, प्लेसमेंट की जब बात करता हूँ मैं, तो बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। बट अगर आपने पहले ही सी ग्रेड का कॉलेज ले लिया तो वहाँ पढ़ो या यहाँ पढ़ो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिटी आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं देने वाली, अच्छा कॉलेज आपको अच्छा प्लेसमेंट देगी, आपकी पढ़ाई आपको अच्छा प्लेसमेंट देगी। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करें अपनी पढ़ाई पे और अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन वाइजली करें, जहाँ पे फीस भी रिजनेबल हो, जहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी हो, वैसे कॉलेज का सिलेक्शन करें। भीड़ चाल का सहारा ना लें कि सारे बच्चे उधर ही जा रहे हैं तो हम भी पीछे पीछे लग जाते हैं। अगर नीरज चोपड़ा भेड़ चाल में रहते कि सारे बच्चे इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भी क्रिकेट ही खेलूँगा, तो भाला फेंक जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल ओलंपिक में वो कभी नहीं जीत पाते। इसलिए भीड़ से हटकर चलने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, एकला चलो रे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो बच्चों के हित के लिए हो, स्टूडेंट के हित के लिए हो, के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।